आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का है टर्म एंड डिफिनीशन का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पूछा है, सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि समुदाय का क्या स्थिति है स्वास्थ्य का, ठीक है ना। जैसे WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है, मतलब है समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले समस्या एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल से है, ठीक है। अर्थात स्वास्थ्य निरोधात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य वर्धक सेवाओं का एकीकरण है। सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है समुदाय में जो भी व्यक्ति, जो भी लोग रह रहे हैं, मीन्स जो भी सदस्य हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे समस्या है, साथ में उनके स्वास्थ्य को देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। समुदाय में स्वास्थ्य के लिए क्या उपलब्ध है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या समस्या है, ठीक है, और सदस्यों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सब का एकीकरण ही सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। या दूसरे भाषा में कहा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वह निरोधात्मक है, प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है और स्वास्थ्य वर्धक, इन तीनों चारों सेवाओं का एकीकरण ही सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। सीधा सीधा समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता यह है, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रिवेंटिव है, निरोधात्मक है, यानी यह रोगों से प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है, ठीक है। यह उपचार करता है रोगों का और यह स्वास्थ्य को बेहतर करता है, और इन तीनों सेवाओं का एकीकरण समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, चलिए दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ और नर्स यानी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक नर्स ही है, ठीक है, जो समुदाय में व्यक्ति और परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधित होती है। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी एक नर्स होती है जो समुदाय में रह रहे व्यक्ति, परिवार, उनके सदस्यों के स्वास्थ्य शिक्षा देती है, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है और यह प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो तीसरा है इम्यूनिटी, मैं इम्यूनिटी के बारे में आप लोग को पढ़ा ही दिया हूँ कि इम्यूनिटी होता क्या है। प्रतिरक्षा, जो रोगों से बचाता है, ठीक है ना। शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों, जो रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। एंटीजेंस को पहचानने तथा नष्ट करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोगों से बचाती है। इम्यूनिटी जो होता है यह व्यक्ति के रोगों से, बाहरी चीज़ों से जो शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करता है, उससे लड़ता है और रोग से बचाता है, ठीक है। यही इम्यूनिटी होता है, समझ गए। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है तो उसमें संक्रमण आसानी से प्रवेश कर जाता है, उसमें आसानी से कोई बाह्य जीव जो है शरीर में प्रवेश कर वह अपना रूप दिखाने लगता है और बीमारी पैदा कर देता है, ठीक है। तो यही इम्यूनिटी, और किसी का इम्यूनिटी अच्छा है, मजबूत है, तो फिर उसमें संक्रमण कुछ नहीं कर पाता है। कोई जीव जाता भी है अंदर शरीर के तो इम्यूनिटी जो है क्या करता है, उसे पहचान लेता है और तुरंत वहीं पर उसे ख़त्म कर देता है, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक होता है, जो रोग से लड़ता है और रोग से बचाता है। ओके, आगे है चौथा क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन। अब जो इम्यूनिटी देखे हैं, प्रतिरक्षा जो देखे हैं, जो रोग से बचाता है, ठीक है, रोग से लड़ता है। अब ये इम्यूनाइजेशन जो है, यह इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तकनीक होता है, जिससे बॉडी में हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उससे तकनीक को हम लोग प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जैसे टीकाकरण वगैरह दिया जाता है। शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीसीरम आदि प्रविष्ट करके कुछ विशिष्ट रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। मान गए आपके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमण पैदा करते हैं, तो सब के लिए हमारा बॉडी इम्यूनिटी जो है उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तो उसके लिए कुछ बाहरी चीज़ों को वैक्सीन के माध्यम से या इम्यूनोग्लोबिन या एंटीसीरम के माध्यम से बॉडी में
प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए इसे प्रविष्ट कराया जाता है। जो बॉडी में जाकर उस विशिष्ट प्रकार के जो रोग के लिए दिया गया है उस रोगों को रोकथाम करता है, उससे लड़ने का प्रयास करता है और बॉडी में उस रोग को होने से रोकता है। ठीक है, तो यही प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन होता है जिसे टीकाकरण बोलते हैं। पांचवा है यहाँ पे कोल्ड चेन शीत श्रृंखला। शीत श्रृंखला जो होता है, मैं बता दूँ, कोल्ड चेन यह एक तकनीक है, ठीक है, जो टीके का जो टीका बनता है उसे आवश्यक तापमान मेंटेन करके सप्लाई करता है सप्लायर स्थान तक। ठीक है, और यही कोल्ड चेन कहलाता है। देख लीजिए, कोल्ड चेन जो होता है शीत श्रृंखला, यह टीके को इफेक्टिव बनाए रखने के लिए जहां टीका निर्माण होता है, अब टीका तो घर घर बनता नहीं है, टीका कहीं ना कहीं भाई कंपनी फैक्ट्री में ही बनता होगा, लेबोरेटरी में ही बनता होगा। तो जहाँ पे बनता है टीका वैक्सीन, वहाँ से लेकर अब पूरे देश में उस टीका को हमें भेजना है। तो अब खुला भेजेंगे, ट्रेन के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से भेजेंगे तो टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा। तो जो टीका के लिए टेम्परेचर रखा जाता है वो अगर टेम्परेचर उससे नहीं मिलेगा तो वह टीका क्या होगा, अपना गुण खो देगा, और जब अपना गुण खो देगा तो शरीर में उससे लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, वह लड़ेगा नहीं सूक्ष्म जीवों से, फिर बीमारी होगा ही होगा। तो जहाँ टीका निर्माण होता है, निर्माण स्थल से लेकर, ठीक है, तापमान, परिवहन, भंडारण, ठीक है, साथ में अलग अलग जो है टीका केंद्र पर जो है वितरित करने के लिए इस दौरान जो भी कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है, तापमान को मेंटेन किया जाता है, वही जो है कोल्ड चेन कहलाता है। ठीक है ना, चेन मतलब होता है श्रृंखला। जैसे यहाँ पे कोई कंपनी निर्माण कर रही है वैक्सीन का, ठीक है, यह कंपनी सरकार को भेज दिया, सरकार के स्थल पर, सरकार के अंडर में, कि ठीक है भाई मैं इतना बनाकर वैक्सीन आपको दे दिया। ठीक है, सरकार जो है उसे किसी स्टोर में स्टोर कर दिया और ये बड़ा सा स्टोर है। अब सरकार के लिए, जो केंद्र सरकार है उसके लिए सब राज्य में भेजना है, तो यहाँ से अलग अलग राज्यों में टीका को भेजा जाएगा अलग अलग राज्यों में। अब जब राज्य के जो मेन जगह है वहाँ पहुँच जाएगा तो उस राज्य के मेन जगह से अलग अलग ज़िलों में फिर जाएगा। ठीक है, अलग अलग ज़िलों में जो है आपको जाएगा यह टीका। ठीक है ना, तो ये एक चेन है जो जुड़ते जा रहा है एक दूसरे से। अब इसी निर्माण स्थल से लेकर वैक्सीन केंद्र तक, टीकाकरण स्थल तक, जो टीका को आवश्यक तापमान चाहिए उसको मेंटेन करके रखना ही जो है कोल्ड चेन कहलाता है। समझ गए? चलिए, छठा है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग कहने का मतलब है परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक साधन को उपयोग में लाकर अनचाहे गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कहने का मतलब है कि गर्भ निरोधक साधन का उपयोग में करके जो हम नहीं चाहते हैं कि हमें गर्भ में रहना है, कोई महिला नहीं चाहती है कि हमें गर्भ अभी रखना है, तो वह अनचाहा हो गया। तो अनचाहे गर्भ से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब यह साधन अनेकों प्रकार के हो सकता है, या तो टेम्परोरी या फिर जो है परमानेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सातवां है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स एक प्रकार का आपका कहा जाए तो साधन होता है जो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। ऑडियो मतलब होता है सुनने वाला, विजुअल मतलब होता है देखने वाला। जैसे आपका टेलीविज़न, टीवी वगैरह हो गया जिसमें देख भी सकते हैं और स्पीकर के द्वारा आवाज़ सुन भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर ऑडियो की बात करेगा तो ऑडियो में सिर्फ आपका आता है रेडियो आ जाएगा, रेडियो में सिर्फ आप सुन ही सकते हैं, तो वह सुनने वाला रेडियो हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से सिर्फ आवाज़ दे, सिर्फ आवाज़ को सुन सकते हैं, वह ऑडियो एड्स हो जाएगा। विजुअल एड्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, वह विजुअल एड्स हो जाएगा। और अगर ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ बात करेगा तो मतलब जिसमें आवाज़ भी होगा और देख भी सकते हैं, तो वैसा साधन ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है। ठीक है, और ऑडियो विजुअल एड्स से होता यह है कि किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, या कहीं पे स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसे दिखा भी सकते हैं और सुनवा भी सकते हैं, तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट और बेहतर होता है। ठीक है ना, तो ऑडियो विजुअल एड्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान है एक प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा देने में। ठीक है ना,
ये हो गया। आगे है 8वां है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है संतुलित आहार, ऐसा आहार जो विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न लिंग भेद, शारीरिक कार्य, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है संतुलित डाइट का मतलब होता है इसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर को वृद्धि करने वाला आहार, सुरक्षा देने वाला आहार, सभी प्रकार के आहार जो शरीर के लिए आवश्यक है वह उचित मात्रा में होते हैं, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, वही संतुलित बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं, बैलेंस यानी एक संतुलित, तो वैसा आहार जिसमें न्यूनतम कम से कम व्यक्ति को सारे आहार मिल जाते हैं, सारे जो है आहार मिल जाते हैं जो एक शरीर के लिए चाहिए, जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर को विकास करने वाला आहार, शरीर को सुरक्षा देने वाला आहार, तो इन सबको मिलाकर एक कम से कम न्यूनतम मात्रा में पोषण प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति को लिए चाहिए, और वही जो है संतुलित आहार कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी वाला सामान ले लिए और बाकी बॉडी को सुरक्षा उससे हो ही नहीं रहा है, संवर्धन हो ही नहीं रहा है, तो कोई बैलेंस डाइट नहीं हो गया। बैलेंस मतलब होता है सभी चीज़ों को मिलाकर जो एक बॉडी के लिए उचित हो, बैलेंस हो, वही डाइट जो है आपके बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए 9वां है पाश्चुराइजेशन, निर्जीवाणुकरण। पाश्चुराइजेशन जो होता है जिसे निर्जीवाणुकरण, पाश्चुराइजेशन कहते हैं, यह एक विधि है जो विसंक्रमित किया जाता है पदार्थ को। ठीक है, इसमें कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है। जैसे दूध जो हम लोग खाते हैं, सुधा का, अमूल का वगैरह वगैरह, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट का जो दूध होता है जो बाज़ार में पैक करके आता है, वह पाश्चुराइज किया जा रहता है। ठीक है ना, वो पहले से उसे गर्म करके फिर ठंडा करके तब जाके उससे जो है पैक किया जाता है। समझ गए? तो जो भी आप लोग डेयरी वाला दूध खाते हैं लिक्विड वाला, वो सब पाश्चुराइज किया हुआ रहता है मार्केट में जो आता है। ठीक है ना, तो यह पाश्चुराइजेशन जो होता है क्या करता है, विसंक्रमित जो है आपको विसंक्रमित जो पदार्थ होता है, जो भी पदार्थ है उसको विसंक्रमित करने का एक विधि है, जिसमें कम तापमान पर लगभग दूध को जो है 62.5 डिग्री पर जो है इसे उबाला जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। समझ गए? तो इसमें होता यह है कि इस विधि में कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है, जिससे होता यह है कि उसके अंदर जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पदार्थ को रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे दूध को उबाला जाता है, तो दूध को उबालने के बाद दूध दही बन जाता है, नहीं बनता है, तो उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, दूध ही रह गया, उबाल भी लिया गया और उबाल कर ठंडा भी कर लिया गया, उसमें का सूक्ष्म जीव नष्ट भी हो गया और उसे पैक करके बाज़ार में बेच दिया जाता है। तो पाश्चुराइजेशन बेसिकली सामान को जो है ख़राब होने से बचाने के लिए, विसंक्रमण जो है करने के लिए किया जाता है। समझ गए? चलिए, जैसे कच्चे दूध में बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, तो इसलिए जो है पाश्चुराइज करके रखा जाता है। समझ गए? चलिए 10वां है उद्भवन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब होता है उद्भवन अवधि। अब देखिए होता यह है कि जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो संक्रमण अचानक से नहीं होता है। संक्रमण जब आपको लक्षण पता चलता है कि हमको फलाना चीज़ हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑटोमेटिक अचानक से नहीं हुआ रहता है, वह आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अटैक किया रहता है, लेकिन आप नॉर्मल रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब लक्षण दिखता है व्यक्ति के अंदर, तब वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रसित कर गया रहता है। तो कहने का मतलब है इनक्यूबेशन पीरियड एक अवधि होता है, एक समय होता है, जिसमें जो भी रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव होता है वह आपके बॉडी में प्रवेश किया, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, बॉडी में प्रवेश किया, यहाँ बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी में प्रवेश किया, प्रवेश करने से लेकर यहाँ मान गए आकर यह अपना लक्षण दिखा दिया, तो यहाँ आकर प्रवेश किया, ठीक है, और प्रवेश करने के बाद कुछ दिनों तक समय लेता है और फिर यहाँ आके जो है आपको लक्षण दिखा देता है, ठीक है। मान गए पहला दिन प्रवेश किया सूक्ष्म जीव
और पहला दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, और जाकर इसका लक्षण जो है पाँचवा दिन आपको दिख गया। बॉडी में प्रवेश किया पहले दिन, लेकिन लक्षण जो है उस बीमारी का दिखा कब? पाँचवें दिन, छठे दिन जाकर। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया? 5 दिन। यानी 1 से लेकर 5 दिन में वह लक्षण जो है दिखा देता है, तो वह उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बॉडी में, शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव प्रवेश किया करने के बाद जितने दिन में वह अपना लक्षण दिखा देता है बीमारी का, तो वह लक्षण, वह पीरियड जो होता है वह इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, जो लक्षण दिखने का पीरियड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको समझा रहे हैं एग्जैक्ट तरीके से, आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ जानकारी के लिए। ठीक है ना। विसंक्रमण डिसइंफेक्शन क्या होता है? देखिए, सूक्ष्म जीवों को अथवा उनके जीव विषों को शरीर से बाहर भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया विसंक्रमण कहलाती है। ये पदार्थ क्षयकारी एवं विषैले होते हैं, इसलिए इनका ऊतकों पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग जीवहीन सतहों पर होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का 2 तरीका है। एक तरीका आपका डिसइंफेक्शन है, जिसे विसंक्रमण कहते हैं, और एक होता है स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन, जो कि कीटाणुनाशन होते हैं। डिसइंफेक्शन जो होता है यह कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीवों को किसी सतह से नष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका कुछ अंश जो है किसी सतह पर, किसी जगह पर रह जाता है, जो पुनः संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, डिसइंफेक्शन में। लेकिन स्टेरिलाइजेशन मेथड का अगर आप उपयोग करते हैं तो यह चाहे सूक्ष्म जीव आपके फायदे के हो या सूक्ष्म जीव आपके नुकसान के हो। बहुत सारे हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो फायदे का भी है, और बहुत ऐसे हैं जो रोग उत्पन्न करता है, वो नुकसान वाला है। ठीक है ना। तो स्टेरिलाइजेशन ये नहीं देखता है कि कौन सही है कौन गलत है, यह कंप्लीटली एकदम जड़ सहित ख़त्म कर देता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड। समझ गए? तो यही 2 तकनीक है जिसको आप लोग डिटेल में आगे पढ़िएगा। अब इसमें भौतिक और रासायनिक इसलिए कहा है क्योंकि डिसइंफेक्शन में भौतिक और रासायनिक दोनों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक मेथड अलग, केमिकल मेथड, फिजिकल अलग, केमिकल अलग। ठीक है, तो जब आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कौन केमिकल है, कौन आपको फिजिकल है। ओके, बाकी अभी समझ गए कि डिसइंफेक्ट सूक्ष्म जीवों अथवा उसके जीव विषों को, ठीक है ना, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है नष्ट करना, साफ करना ही विसंक्रमण कहलाता है। ठीक है ना। इसमें सतह से विसंक्रमण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कीटाणुनाशन में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ओके, 12 है और आखिरी है आज का, हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर का मतलब होता है स्वास्थ्य संकेतक। स्वास्थ्य संकेतक, स्वास्थ्य संकेतक का मतलब है जो आपके स्वास्थ्य को संकेत करता हो, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता हो कि आपका स्वास्थ्य किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, संकेत। ठीक है ना। तो जो हेल्थ इंडिकेटर्स होता है यह एक वेरिएबल, एक चर होता है। ठीक है, जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये संकेतक लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के होने वाले सकारात्मक, नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। अब जो हेल्थ इंडिकेटर्स होता है एक वेरिएबल होता है जो किसी गांव, किसी राज्य, किसी देश के लोगों के स्वास्थ्य के स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये संकेतक, ये इंडिकेटर जो होता है लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उनके बारे में सूचना प्रदान करता है कि कैसा हेल्थ है, सही है, गलत है, कितना लेवल में है। तो यह एक प्रकार का चर होता है जो गांव, देश, राज्य के लोगों के बारे में, स्वास्थ्य के परिवर्तन के बारे में, सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचना प्रदान करता है। वही आपका स्वास्थ्य संकेतक होता है। समझ गए?
तो मैंने मोटा मोटी चीज़ें को समझाने का प्रयास किया है। बाकी जब आप इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फुल नॉलेज होगा। अभी मेरा समझाने का रीज़न यही है ताकि आप वर्ड के बारे में समझ जाए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सामने आए तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, जहाँ भी दिक्कत हो रोक कर पहले खुद से पढ़िए, फिर बातों को सुनिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।